भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैंने प्रोफेसर चौधरी साहब से पूछा कि कितनी देर का पीरियड होता है, तो आपने बताया 50 मिनट का होता है। तो एक पीरियड आपका हो चुका, और हर पीरियड के बाद शिक्षक भी थोड़े रिफ्रेश होते हैं, छात्र भी रिफ्रेश होते हैं, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, आएंगे, बाहर थोड़ा चहल कूद करेंगे। सिटिंग पावर कम हो गई है, लिसनिंग पावर थोड़ी कम हो गई है। एक बार आप लोग अपने अपने कुर्सी पे खड़े हो जाओ, थोड़ा आराम से ऐसे थोड़ा स्ट्रेचिंग ले लो, अगल बगल नमस्ते कर लो, और करके आपस में कुर्सी बदल लो। नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, करो, ये सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं तो अभी काफी लोग सोना शुरू कर चुके हैं, बाकी लोग भी सो जाएंगे। हाँ, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले हो गया, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। ये इसका वैज्ञानिक कारण है, कुर्सी बदलने का एक वैज्ञानिक कारण है। पॉलिटिक्स में नहीं बदलना चाहिए, बाकी बदलते रहना चाहिए। सबसे पहले आदरणीय सोडानी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और इनफैक्ट ये कार्यक्रम 3 दिन की सूचना पर तय हुआ। पहले ये कार्यक्रम 27 तारीख को होना था। मैं परसों था IIT गुवाहाटी में, तो मैंने सोडानी साहब से कहा कि आज मेरी एक ही PIL लगी है, यूनिफॉर्म एजुकेशन वाली, और 10:30 बजे मैटर आएगा, मैं बहस वहीं से कर लूँगा, तो आप 24 को कर लीजिए, अजमेर 25 कर लीजिए। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से हुआ कि मैं सैटरडे को IIT गुवाहाटी था, संडे को AMT यूनिवर्सिटी नोएडा में था, आज मंडे है, आपके इन बीच में हूँ। कल जो है मैं अजमेर में रहूँगा, कल रात तक पहुँचूँगा, फिर परसों वाले कार्यक्रम आगे शुरू हो जाएंगे। आज ये 20वां कार्यक्रम है 2025 का। भीमराव अंबेडकर शोधपीठ है, कबीर सर्किल के पास। आशा करता हूं आप लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के अलावा डॉक्टर कबीर को भी अच्छी तरीके पढ़ा होगा। पढ़ना चाहिए, बड़ा आवश्यक है कबीरदास जी को भी पढ़ना। कबीरदास जी को जीवन में उतार लें, बाबा साहब अंबेडकर को जीवन में उतार लें, आधी समस्या का समाधान हो जाए। ये दोनों महान लोग मेरे आदर्श हैं। मैं जितना डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ता हूँ, उतना ही कबीरदास जी को भी पढ़ता हूँ। प्रोफेसर मोहनलाल साहब ने बहुत बढ़िया शुरुआत किया यहाँ पे। किशन पाठक जी ने अपनी बात रखी, उसके बाद हेमंत विजयवर्गीय जी, चौधरी साहब पूरा मंच संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने यहाँ आके एक बात देखी कि जैसे बीजेपी का नाम लो तो कहेंगे ये एक कम्युनिटी की विरोधी है, ऐसा आरोप लगता है ना, लेकिन है नहीं। ऐसे जैसे ही कह दो एक देश एक विधान, लोग सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होने वाली। सच्चाई है, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलने वाला नहीं था। मैंने बाद में बीच में किताब मंगवाई, शायद आपने देखा होगा, मैंने प्रोफेसर साहब बुला के बोला जरा किताब लेके आई। एक वन नेशन वन लॉ का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। एक वन नेशन वन लॉ का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन कोड, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन सिविल कोड, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, वन नेशन वन लेबर कोड, वन नेशन वन एग्रीकल्चर कोड। ऐसे मेरी 25 PIL है यूनिटी यूनिफॉर्मिटी के ऊपर। लेकिन अब चूंकि लगा ऐसे दिमाग में है कि बोलने वाला वही हूं, तो मैंने किताब रख लिया है। 3 विषय रखूंगा, उसमें तीसरे नंबर पर उसको रखूंगा। हमारे प्राचीन भारत में 3 चीजें मुफ्त थी और 3 चीजें समान थी। शिक्षा मुफ्त थी और शिक्षा सबके लिए समान थी।
कृष्ण और सुदामा एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे, एक राज परिवार का बेटा और एक गरीब ब्राह्मण का बेटा। राजा दशरथ और सुमंत, राजा दशरथ राज परिवार के बेटे क्षत्रिय और सुमंत नाविक के बेटे, मल्लाह के बेटे, गरीब, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। भगवान श्री राम और प्रयाग के निषाद राज एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। क्योंकि हमारे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, जिसकी पीआईएल मेरी आज लगी हुई थी, जिसमें मैंने बहस किया। भारत में यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम था। सुखेन वैद्य रावण का भी इलाज करता था और रावण के सैनिकों का भी इलाज करता था। और तीसरी बात मुफ्त थी, वो थी न्याय। न्याय व्यवस्था सबके लिए समान थी और न्याय व्यवस्था मुफ्त में थी। आज की डेट में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय सबसे बड़ा कारोबार हो गया है। मैं न्याय की नगरी से आया हूं, जहां सबसे ज्यादा महंगा न्याय मिलता है। हाँ, 25-25 लाख रुपए के एक बार की फीस होती है। मैं चिकित्सा की नगरी से आया हूं, क्योंकि गुड़गांव में एक मेडिसिटी बनी है, वहां पे अगर आपको बुखार हो जाए तो भी 2 लाख रुपए लग जाएगा। और मैं शिक्षा की नगरी में आया हूं, जहां 5 लाख रुपए से कम में कोचिंग नहीं हो रही है। तो भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा व्यापार आपके शहर में हो रहा है, न्याय और चिकित्सा का सबसे बड़ा व्यापार मेरे शहर में हो रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। विकास केवल भौतिक नहीं होता। जैसे व्यक्ति का विकास, व्यक्ति को अच्छा तब मानेंगे जब उसका भौतिक विकास भी हो, लंबाई अच्छी हो, ठीक ठाक हो, ज्यादा चौड़ा भी ना हो, कम चौड़ा भी ना हो, राइट। लेकिन भौतिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास ना हो, उसका नैतिक विकास ना हो, उसका चारित्रिक विकास ना हो, उसका शैक्षिक विकास ना हो, उसका मानसिक विकास ना हो, उसे अच्छा मान सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। देखो, अगले 1 घंटे तक आपको क्लास में प्राइमरी के बच्चों की तरीके जोर जोर बोलना है। जैसे मैं पूछूं, हमसे सहमत हो तो हां करो, हमसे सहमत नहीं हो तो ना करो। कोई पहले से बताया हुआ कोई प्री प्लान क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जो करना है जोर से बोलो, क्योंकि आपका वीडियो 4 से 5 करोड़ लोग देखेंगे और आवाज यहां से रिकॉर्ड होगी, तो आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। हमारे सहायक जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपकी आवाज वहां नहीं सीधे पहुंचेगी, इधर आएगी, तब पहुंचेगी वहां पे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जरा बीच बीच में थोड़ा घुमाते रहिएगा। तो जितना आवश्यक है भौतिक विकास, उतना ही आवश्यक है नैतिक विकास, उतना ही आवश्यक है मानसिक विकास, उतना ही आवश्यक है चारित्रिक विकास, उतना ही आवश्यक है आध्यात्मिक विकास। अब इसको देश पे ले जाइए, तो जैसे देश का भौतिक विकास आवश्यक है, वैसे चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। तो सवाल है, देश का चारित्रिक विकास कौन करेगा, नैतिक विकास कौन करेगा, भौतिक विकास कौन करेगा? तो सरकारों के ज्यादातर मंत्रालय भौतिक विकास करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कौन सा विकास करता है? जोर से बोलिए। भौतिक या आध्यात्मिक? भौतिक। परिवहन विभाग कौन सा विकास करता है? भौतिक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन सा विकास करती है? भौतिक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन सा विकास करती है? भौतिक। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कौन सा विकास करती है? भौतिक। तो देश का चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास जो बहुत जरूरी है, उसको 3 डिपार्टमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये 3 करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में
स्वतंत्रता के बाद इन 3 मंत्रालयों ने अपना ढंग से काम ही नहीं किया। एयरपोर्ट खूब बनाए, हाईवे खूब बनाए, सड़कें खूब बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं किया कि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, मानसिक यह विकास कैसे होगा। और वही गड़बड़ हो रखा है। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में अगर आप देखें तो राम राज्य का वर्णन है, और सारे कथावाचक बोलते भी रहते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो पढ़ते भी रहते हैं, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अब ये बताए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि सब नर परस्पर प्रीति करेंगे कैसे। अरे उस जमाने में करते थे, आज कैसे करेंगे ये नहीं बता रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। ठीक है, उस समय था, आज अल्प मृत्यु क्यों हो रही है? आपके कोटा में मैं देख रहा था 2025 में 16 सुसाइड के केस हो गए, जिसमें 12 मर गए और 4 बच गए। और क्या करने आए थे? मां बाप ने भेजा था उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए। आपका कोटा जो सिटी ऑफ जॉय था, वो सिटी ऑफ सुसाइड हो गया। जो आनंद का शहर था वो आत्महत्या का शहर बन गया। इसमें चिंतन हुआ क्या? चर्चा हुई क्या? भौतिक विकास करने से आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक विकास नहीं होता। इसका हमें रूट काज पे चिंतन करना चाहिए। इस पे हाईकोर्ट में चर्चा होनी चाहिए कि देश में हमारी यंग जनरेशन आत्महत्या क्यों कर रही है। विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, आखिर युवा आत्महत्या क्यों कर रहा है। अगर आत्महत्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से संपन्न है तभी कोटा आया, भौतिक रूप से ठीक है तभी मां बाप ने यहां भेजा, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से कमजोर है, इसलिए आत्महत्या कर लिया और दबाव झेल नहीं पा रहा। आपके 8 जनवरी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नीरज ने आत्महत्या किया, 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के गुना के अभिषेक ने आत्महत्या किया, 15 जनवरी को उड़ीसा के अभिजीत ने आत्महत्या किया, 18 जनवरी को राजस्थान के बूंदी के मनन जैन ने आत्महत्या किया, 22 जनवरी को अहमदाबाद की अफसा ने आत्महत्या किया, 22 को ही असम के पराग ने आत्महत्या किया, फिर सवाई माधोपुर के अंकुश मीना ने आत्महत्या किया। आनंद का शहर आत्महत्या का शहर बन गया। और इसमें 3 बच्चे तो ऐसे थे जो मैंने रिसर्च किया, पता चला मां बाप के अकेले थे, वो उनका तो वंश खत्म हो गया। एक बच्चा था, डॉक्टर बनने आया था, आके आत्महत्या कर लिया, वंश खत्म। कौन देखेगा मां बाप के बुढ़ापे का सहारा, कौन बनेगा? इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं समाधान की बात करूंगा, मैं समस्या क्यों नहीं बताऊंगा, बस अभी मैं समाधान पे आने वाला हूं। 8 सप्ताह, 8वां सप्ताह है ये 2025 का, और 16 आत्महत्या एक शहर में, कोटा में। मुझे एक चीज बताइए, गरीब और अमीर की किताब अलग अलग होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। कोटा, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर के बच्चों की किताब और दिल्ली के बच्चों की किताब अलग अलग होनी चाहिए क्या? और अलग अलग है कि नहीं? स्ट्रेस लेवल इससे बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि हमने 1929 में भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए सीबीएसई बोर्ड को आज तक बदला ही नहीं। अंग्रेजों ने कोई भी काम यहां पे न भारत के लिए किया था, न भारत की संस्कृति के लिए किया था। जब आप इस एंगल से देखेंगे कि अंग्रेजों के प्रत्येक कार्यों की समीक्षा करेंगे, फिर पता चलेगा अच्छा मोटिव ये था, हमको दिख ये रहा है। कहते नहीं हाथी के दांत अलग और खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग।
इस देश में अगर एक रेलवे बोर्ड बना के पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड बना के पूरे देश का स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता क्या? वन नेशन वन करिकुलम नहीं हो सकता क्या? शिक्षक के बच्चे की किताब और शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं हम अपने पुराने शिक्षा व्यवस्था पे जा रहे? ये भारत का संविधान तो अभी ये नकली वाला है। असली वाला जो संविधान था जिसमें 22 चित्र बने हुए थे, 299 लोगों की फोटो थी, जिसकी मेरी अलग PIL चल रही है, अलग मेरी लड़ाई चल रही है, उन चित्रों को वापस लाओ। उसमें पार्ट 2 जो सिटीजन से रिलेटेड है, जो लाके बच्चे हैं उनको पता है पार्ट 2 सिटीजनशिप से है रिलेटेड। पार्ट 2 पे गुरुकुल बना हुआ है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, और कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसीलिए उन्होंने पार्ट 2 के पहले पिक्चर भी बना के दिया, बाकायदा गुरुकुल बना के दिया। आज तक चर्चा हुई क्या? उसका कारण है, एक बार 1950 से आप शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठा के देखिए, कैसे कैसे, ज्यादा अपशब्द कहना ठीक नहीं है, कैसे कैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया। अरे भाई, गाड़ी ऐसे आदमी चलवाते हैं जो ठीक से ड्राइविंग करनी आती हो, किसी से गाड़ी चलवा लेते। मतलब ड्राइवर अच्छा चाहिए जो एक्सीडेंट न करे, गाड़ी ठीक से चलाए। डॉक्टर अच्छा चाहिए जो ऐसी दवाई दे एक बार में बीमारी ठीक हो जाए। अध्यापक ऐसा चाहिए हमारा बच्चा टॉप कर जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री कोई भी चलेगा। ये देश के साथ गद्दारी नहीं हुई है क्या? क्या हुआ ये? उसका परिणाम हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसलिए आज मेरी जो PIL लगी थी, हमने उसमें मांग किया है ये 65 एजुकेशन बोर्ड को मर्ज करिए, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए। होगा कैसे उसका रास्ता बताता हूं। होना चाहिए क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसका पेपर अलग अलग आता है, सबके लिए कॉमन होता है। जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, सबका कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा JEE का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा नीट का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा क्लैट का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा NDA का पेपर कॉमन होता है। जब सारे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर कॉमन होते हैं तो फिर किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? लेकिन इस देश के शिक्षा विभाग को शिक्षा माफिया चला रहे हैं। इस देश के शिक्षा विभाग को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा जाए, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया जाए। क्योंकि जिस दिन 10वीं 12वीं में जो पढ़ाया जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो लोग कोचिंग क्यों करेंगे? $5 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है आज की डेट में। 5 लाख करोड़ का कोचिंग का बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस चल रहा है। जो हमारे देश में राजा रंग के लिए मुफ्त थी और एक समान थी, आज की डेट में वो उसका इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। और ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए फीस देने वाले स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चा आपका IIT में चला जाएगा। 10,000 नहीं, 20,000 रुपए हर महीने फीस दे के पढ़ाओ, तब भी कोचिंग करेगा, तभी IIT में जा पाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समाज में हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है। क्योंकि गांव में, मोहल्ले में
एक जो गरीब है, जिसका बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन माता पिता गरीब हैं, वो कोचिंग नहीं करा पाते, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता। उससे जो कमजोर बच्चा होता है, जो अमीर होता है, उसके माता पिता कोचिंग करा देते हैं कोटा में लाके, और उसका सिलेक्शन हो जाता है। पूरे जिंदगी भर ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, नफरत का भाव वहीं से बढ़ता रहता है। सबसे पहले जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन की, एक देश एक शिक्षा संहिता की, वन नेशन वन एजुकेशन कोड की जरूरत है। सारे बच्चे हैं, इधर नर्सिंग वाले बैठे हैं, उधर बीए बीएससी वाले, फिर लॉ वाले। मुझे बताओ, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पीछे वाले बच्चियां बताएं, हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? अरे जब सारे मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस एक हो सकता है और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक है, तो सबका एक क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बोलो, लिखो, इसमें चिंतन करो। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बोलो नहीं आप गलत कह रहे हो, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी बात को अधिक से अधिक पहुंचाओ। कैसे पहुंचेगा? सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हो? अरे हाथ उठाओ, कितने लोग करते हो? अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ तो करते होगे ना। फेसबुक कितने करते हो? फेसबुक अकाउंट खोलो, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम राम है तो 5000 राम को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम श्याम है तो 5000 श्याम को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम गणेश है, बलराम है, महेश है, अनिल है, विभा है, रेखा है, जो भी नाम है, अपने अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। 5000 लोगों को फ्रेंड बनाने का फायदा यह होगा कि राम कश्मीर में भी मिलेगा, राम कन्याकुमारी में भी मिलेगा, राम राजस्थान में मिलेगा, राम गुजरात में भी मिलेगा, राम बंगाल में भी मिलेगा। और जब इस वीडियो को अपने फेसबुक पे डालोगे तो कोटा में बैठे बैठे इस वीडियो को डालोगे और भारत के 5000 राम उसको देखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। जो भी तुम्हारा नाम है, अपने नाम के लोग। हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया में बड़ी कंजूसी करते हैं। अपने दोस्तों यारों को अपना फ्रेंड बनाएंगे, बस जिनको जानते हैं, जिनसे फोन पे बातचीत होती है, जिनसे मिलना जुलना, उनको। अरे उनको क्यों बना रहे हो? तुम्हारी फोन पे बात है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मिलने जुलने वाले, उनको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बना रहे भाई? उनसे तो व्यक्तिगत रूप से मिलो जुलो, उनसे बात करो। अरे वर्चुअल फ्रेंड उसको बनाना चाहिए जो बेचारा मिलता नहीं है। आप कल्पना करिए अगर हमारे देश के सारे युवा इसी तरीके से अपने अपने नाम के। तुम्हारा क्या नाम बेटा? अरे इसका आगे आगे, ये जो इसने सर ढका हुआ है, हाँ, आसिफा, अलसफा। तो भारत में ढूंढेगी तुझे 5000 अलसफा मिलेंगी। मना उनको अपना फ्रेंड बना ले तो ठीक है। आप सोचिए क्रांति आ जाएगी। एक एक व्यक्ति 5-5 हजार लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा है। कोटा यूनिवर्सिटी की, भीमराव अंबेडकर शोध संस्थान की ये बात एक हफ्ते के अंदर पूरे भारत में पहुंच जाएगी। नैरेटिव बिल्ड होगा कि नहीं? सांसद इस पे सोचेंगे कि नहीं? संसद में मुद्दा उठेगा कि नहीं? विधानसभा में उठेगा कि नहीं? यही ऐसे ही तो करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, और जब सप्लायर अच्छा हो तो डिमांड करना भी चाहिए। आजकल सप्लायर अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। जब सप्लायर अच्छा है तो जितनी डिमांड करनी है कर लो, जितनी पूरी कराना है पूरा करा लो। कितनी मौका देख के हथौड़ा मारना चाहिए, ऐसा सुना है ना? लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, तो करो। यह संभव है, यह बहुत आवश्यक है। इससे सामाजिक समरसता हमारी मजबूत होगी, छुआछूत खत्म होगा, अगड़े पिछड़े का भेद खत्म होगा,
जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, अलगाववाद खत्म होगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने से हो जाएगा। और कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलो जरा। ये जो मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने में कोई लागत आएगी क्या? तो करना क्या है? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा इक्वल। तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी इसका नाम है शिक्षा अधिकार कानून, इक्वल जोड़ते ही क्या हो जाएगा? समान शिक्षा अधिकार कानून। यही मेरी पीआईएल चल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, माइनॉरिटीज को तो संविधान ने बोला हुआ है कि अपना स्कूल चला सकते हैं। तो हमने फिर दूसरी पीआईएल फाइल किया कि भाई माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो, जो 1% से ज्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दो। फिर क्या होगा? सबका साथ सबका विकास, उससे आएगा। एक जैसी सोच डेवलप होगी। एक जैसी सोच तब होगी जब भारत के सभी बच्चों की किताब एक होगी, जब भारत के सभी बच्चे ऋषियों महर्षियों को पढ़ेंगे। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नप्पा केवल 3 नहीं है। हमारे देश में ऐसी 500 से ज्यादा वीरांगनाएं माताएं हैं जो उस जमाने में रानी रह चुकी हैं, युद्ध कर चुकी हैं। पढ़ाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं पढ़ाया। हमारे देश में उस समय महर्षि चरक थे, महर्षि सुश्रुत थे, महर्षि सारंगधर थे, महर्षि वाग्भट थे। एक से बढ़कर एक फिजिशियन, एक से बढ़कर एक सर्जन। पढ़ाया क्या? जोर से बोलो। ये नर्सिंग वालों को पढ़ाया क्या? इनको भी नहीं पढ़ाया। हमारे देश में वीर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे 500 से ज्यादा महान महान राजा हुआ करते थे। उनको पढ़ाया क्या? नहीं। अगर उनको पढ़ाया होता तो बच्चे छोटी छोटी बात पे आत्महत्या नहीं कर लेते। हमारे देश में अगर पढ़ाना शुरू करें तो भरत जैसे 500 भाइयों का आदर्श मिल जाएगा। पढ़ाया क्या? पढ़ाते तो भाई भाई लड़ना बंद कर देते। ध्रुव जैसे 500 से ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। श्रवण कुमार जैसे 500 से ज्यादा महान अपने माता पिता के भक्त मिल जाएंगे। पढ़ाया क्या? अगर पढ़ाते तो घर टूटना बंद हो जाता। ये हमारा जो वृद्धाश्रम बना है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो सरकार वृद्धाश्रम बनाती है। बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, हमारे पास भंडार है। जब दुनिया में लोग नंगे धड़ंगे रहते थे तो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जहां कोई दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया के राजा अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी तक्षशिला, सेकंड प्रायोरिटी होती थी नालंदा। आज हमारे बच्चे जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने। कहां पढ़ने? कहां जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारा केवल स्कूल में चला जा रहा है बाहर। 2 लाख करोड़। हम हर साल 2 लाख करोड़ यहां की मोटी गाढ़ी कमाई विदेश भेज देते हैं बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, एमबीए कराने के लिए। इस पे चिंतन की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि अगर सबसे पहले आवश्यक है तो भारत में हमें अपनी वैदिक शिक्षा लानी चाहिए। अष्टांग योग पढ़ाया क्या? यम नियम पढ़ाया क्या? नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को जापान ने अपना लिया। मैं मारुति में था तो मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया। इनफैक्ट इंजीनियर से वकालत करने का कारण यही था, जब हमने जापान को देखा, जापान को समझा, जापान को महसूस किया। जितने जासूस भारत में पैदा होते हैं, कभी जापान में सुना आपने कोई जासूस? आखिर क्या कारण है कि जापान में कोई जासूस नहीं पैदा होता, जापान में कोई गद्दार नहीं पैदा होता, जापान में माओवाद नहीं है, जापान में नक्सलवाद नहीं है, जापान में पत्थरबाजी नहीं होती, जापान में कोई मजहबी उन्माद नहीं है,
जापान में अवैध निर्माण नहीं है। जो समस्या भारत में, इसमें कोई समस्या वहां क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का नेशनल करेक्टर बहुत ऊंचे लेवल का है। हाँ, और नेशनल करेक्टर डेवलप होता है, राष्ट्रीय चरित्र डेवलप होता है, बच्चे पढ़ते क्या हैं। और राष्ट्रीय चरित्र बाद में डेवलप नहीं होता, राष्ट्रीय चरित्र डेवलप होता है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से। जो प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी में जो कुछ इंटेक होता है वो परमानेंट चला जाता है। हम सब कुछ भूल सकते हैं, एबीसीडी नहीं भूल सकते, कखा गगा भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में हमने पढ़ा। इसलिए आशा करता हूं इस शोध पीठ में आगे से इस पे काम होगा। मेरा मानना है अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा बदल जाती, ठीक हो गई होती, तो आज संघ को कुटुंब प्रबोधन नहीं करना पड़ता, सामाजिक समरसता के लिए काम नहीं करना पड़ता। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती तो संघ को स्व और स्वदेशी का जागरण नहीं करना पड़ता। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती तो संघ को पर्यावरण संरक्षण के ऊपर पूरा एक विस्तृत काम नहीं करना पड़ता। अगर शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है तो इसको ठीक करना है, और मेरा मानना है इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया इसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल दिया जाए। हमने अपने, बाकी तो छोड़ो, महर्षियों को नहीं पढ़ाया, एक फिलॉसफी पढ़ा दिया। हमारे पूर्वज, नर्सिंग वाले पढ़ते होंगे, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये हमारे पूर्वज कौन थे? ऐसा पढ़ा है ना? डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी ना? कभी दिमाग नहीं लगाया कि जब तक डार्विन था तब तक ये बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन के जाने के बाद बंदरों ने इंसान बनना क्यों छोड़ दिया? अरे भाई, कोई कट ऑफ डेट थी क्या कि इस डेट तक के बंदर इंसान बनेंगे, इसके बाद बंदर इंसान बनना छोड़ देंगे? दिमाग ही नहीं लगाया, वो रट्टा लगवा दिया सीबीएसई बोर्ड ने, हमने पढ़ लिया, दिमाग लगाना छोड़ दिया। इसीलिए कह रहा हूं एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज इंसानी थे। न्यूटन ने कह दिया अच्छा ऊपर से सेब गिर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी है। ये बताओ ऊपर से गिरा तो सीधा ही क्यों गिरा? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर क्यों नहीं गिरा? अरे हजारों साल पहले महर्षि कड़ात दे के गए, हमारे वेदों में लिखा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, पढ़ाया नहीं हमारे बच्चों को। तो हमारे बच्चे मानसिक रूप से गुलाम है, आध्यात्मिक रूप से गुलाम है। जब तक ये गुलामी की सोच खत्म नहीं होगी तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और आध्यात्मिक की सोच खत्म करने के लिए, गुलामी की सोच खत्म करने के लिए गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना। भारत माता की, भारत माता की।